ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रेडिएशन का कंसेप्ट जो था वो स्टार्ट कर लिया था। तो रेडिएशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था कि सपोज अगर हम लोग बोलते कोई बॉडी है, वो बॉडी के ऊपर क्यू अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होती है। ओके, रेडिएंट एनर्जी है, आप उसको हीट भी बोल सकते हो। ओके, या फिर हम लोग बोलते हैं रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, नॉर्मली हम लोग ये टॉपिक में हीट रेडिएशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग बोलेंगे इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज इंसिडेंट ऑन अ बॉडी, तो उसके बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, यस, उसमें का जो कुछ पार्ट है, ओके, वो जो एनर्जी है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू है। कुछ जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर। और कुछ जो पार्ट है तो वो बॉडी में से ट्रांसमिट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू टी। सो वी से क्यू इज इक्वल टू वॉट, क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय क्यू, तो व्हाट विल गेट इज 1 इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू। ओके, अच्छा, इसमें हम लोग बोलेंगे क्यू ए अपॉन क्यू, ये जो रेशियो है, ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। क्यू आर अपॉन क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टिविटी। ए को हम लोग एब्सॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं, एंड क्यू टी अपॉन क्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज स्मॉल टी विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमिटिविटी। तो हम लोग बोलते हैं फॉर एनी गिवन सब्सटेंस, ओके, ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू वॉट, वन। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने एक और कंसेप्ट देखा था, इसको हम लोग बोलते हैं एथरमिनस सब्सटेंस एंड डायथरमिनस सब्सटेंस। ठीक है, एथरमिनस सब्सटेंस यानी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे, ऐसा समझ लो, दीज टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आर ओपेक सब्सटेंस। ओके, जैसे हम लोगों ने लाइट टॉपिक में देखा हुआ है, ओपेक होते हैं कुछ सर्विसेज और कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, तो द सब्सटेंसेज विच आर ओके ओपेक टू, ओके, यस, ये ध्यान में रखना है, द सब्सटेंसेज विच आर ओपेक टू द हीट रेडिएशंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथरमिनस सब्सटेंस। अब ओपेक टू हीट रेडिएशंस का मतलब क्या, ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि उसमें से कुछ भी हीट पास नहीं होगी या ट्रांसमिट नहीं होगी। तो अगर हीट पास नहीं हो रही है, ट्रांसमिट नहीं हो रही, तो क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे सम पार्ट ऑफ हीट क्या होगा, शायद हम लोग बोलेंगे इट विल गेट एब्सॉर्ब, एंड सम पार्ट ऑफ हीट क्या होगा, ओके, इट विल गेट रिफ्लेक्ट। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं स्मॉल टी का वैल्यू क्या होता है, जीरो, एंड ए प्लस आर कितना होता है, इट इज इक्वल टू वन। इसके एग्जाम्पल क्या देखे थे हम लोगों ने, तो वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, लैम्प ब्लैक, वाटर वेपर एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ वॉट, एथरमिनस सब्सटेंसेस। तो एथरमिनस को आप ओपेक भी ध्यान में रख सकते हो, बस ओपेक टू वॉट, हीट रेडिएशंस। और इसका जो अपोजिट है वो क्या है, दैट इज डायथर्मिनस सब्सटेंस, ये भी हम लोगों ने कल देखा था। तो जो हम लोग बोलते हैं 100% हीट रेडिएशंस को अपने में से ट्रांसमिट होने के लिए अलाउ करता है। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, द सब्सटेंसेज विच आर ट्रांसपेरेंट टू हीट रेडिएशन, थ्रू विच द हीट रेडिएशंस कैन पास, बेसिकली इसका मतलब है, are called as diatherminous substances. Example, glass, quartz, sodium chloride, hydrogen, oxygen, dry air, rock salt, okay, are diatherminous substances. Okay, ये बस जितने substances है ना, इसको ध्यान में रखना है आप लोग। ठीक है, okay, a diathermous body is neither a good absorber nor a good reflector. हम लोग बोलते हैं A और R का जो दोनों का जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज जीरो, एंड T का वैल्यू क्या होता है, ऑलमोस्ट वन होता है। ठीक है, इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू कंसेप्ट टुडे, which is perfectly black body। ठीक है, now what exactly is perfectly black body, तो हम लोग बोलते हैं सपोज अगर ऐसी कोई बॉडी है या ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ हीट, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हैं। अगर वो बॉडी टोटली वो जो हीट इंसिडेंट हुई है या वो जो रेडिएंट एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट हुई है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे बॉडी के लिए, ओके, जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वो अप्रोक्सीमेटली, या अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाइपोथेटिकली अगर मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करता हूँ, तो उसके लिए ए का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अगेन इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ओके, जो भी अमाउंट ऑफ हीट आ रहा है वो टोटली क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब मैं बोलूंगा क्यू, जो इंसिडेंट हीट है, दैट इज इक्वल टू वॉट, क्यू है। तो ऐसे कि इसमें क्यू ए upon q will be equal to what, 1, and qa upon q is nothing but equal to a। okay, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम लोग बोलते हैं व्हाट वी यूज इज व्हाट, लैम्प ब्लैक। तो लैम्प ब्लैक यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे
आपने देखा रहेगा कि ऑयल लैम्प रहता है या फिर कैंडल रहती है, तो जब वो हम लोग बर्न करते हैं तो उसके फ्लेम से जो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा ऐसा धुआं टाइप निकलता है, तो उसका कुछ डिपोजिशन हो जाता है ऊपर के सरफेस पे। ओके, यानी जो भी सरफेस वो लैम्प के ऊपर होगा, वहां पे हम लोग बोलते हैं कुछ थोड़ा बहुत डिपोजिशन हो जाता है। नाउ दैट डिपोजिशन इज कॉल्ड एज व्हाट, लैम्प ब्लैक। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वी से लैम्प ब्लैक कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट 98% रेडिएशन क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हीट रेडिएशन की बात कर रहा हूँ। या तो जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ओके, हम लोग बोलते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, हाउएवर लैम्प ब्लैक एब्जॉर्ब्स अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ रेडिएंट हीट इंसिडेंट अपॉन इट। ओके, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लैम्प ब्लैक कैन बी ट्रीटेड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, ओके, अभी परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मुझे एक और कंसेप्ट डिस्कस करना है। हम लोग बोलते हैं कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है ना, ओके, वो एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी रेडिएट भी करती है, जिस तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। ओके, सो एट अ गिवन टेम्परेचर अगर हम लोगों ने उसको हीट किया हुआ है, तो इट विल ऑल्सो रेडिएट एनर्जी, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं जिस तरह से ऑर्डिनरी बॉडी के कंपेरिजन में परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करती है, मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है, उसी तरह से वो मैक्सिमम क्या करती है, एमिट भी करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इमेजिन करो मेरे हाथ में दो बॉडीज है, ठीक है। एक जो है वो ऑर्डिनरी है, और जो दूसरी है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको कंसेप्ट डिस्कस किया है वो क्या है, बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि दोनों एक गिवन टेम्परेचर पे हम लोगों ने क्या किया, उसको हीट किया हुआ है, ठीक है। लेट अस से दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टी, ओके, कैपिटल टी पे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू से इज, ओके, दोनों के दोनों क्या करने वाले हैं, दे विल रेडिएट एनर्जी। ओके, यस, बट इट इज ऑब्जर्व दैट, ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है, ओके, इट रेडिएट्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं जो ऑर्डिनरी बॉडी। और ये जो एनर्जी एमिट होती है उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ एमिसिव पावर बताते हैं। ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमिसिव पावर, यानी क्या है, तो एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, ये आपको आ रहा है समझ में? तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी जिस तरह से हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है, उसी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मैक्सिमम क्या करती है, एमिट भी करती है। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक और पॉइंट दिया हुआ है, अ हॉट ब्लैक बॉडी एमिट्स मोर एनर्जी पर यूनिट एरिया देन अ कोल्ड ब्लैक बॉडी। ओके, यस, एक्चुअली यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा होना चाहिए था, अ हॉट ब्लैक बॉडी एमिट्स मोर एनर्जी पर यूनिट एरिया देन अ हॉट ऑर्डिनरी बॉडी। ओके, यस, या फिर ये पॉइंट का एक और मतलब हो सकता है कि जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे है, ओके, इट विल एमिट व्हाट, ओके, इट विल एमिट मोर एनर्जी। यानी हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक बॉडी जो एनर्जी एमिट करेगी, ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, टेम्परेचर। ओके, तो दो ब्लैक बॉडीज हैं। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ये जैसा दिया हुआ है कि अगर दो ब्लैक बॉडीज है और हम लोग बोल रहे हैं कि वन ब्लैक बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अदर, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो हायर टेम्परेचर पे है वो क्या करेगी, ज्यादा एनर्जी एमिट करेगी, ठीक है। ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, जो स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, उसमें हम लोग ये क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। तो जो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, दैट इज व्हाट, फेरीज ब्लैक बॉडी। हम लोग बोलते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पस साइंटिस्ट फेरी कंस्ट्रक्टेड अ बॉडी विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, अब बेसिकली क्या है फेरीज ब्लैक बॉडी, तो वो देख लेते हैं। फेरीज ब्लैक बॉडी is an artificial black body. It consists of a double-walled hollow metal sphere having a small aperture. ठीक है, यस, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ इसका वर्किंग क्या है। हम लोग बोलते हैं ये डबल वॉल हॉलो मेटल स्पीयर है। ओके, यानी यहाँ पे एक इंटरनल भी लेयर है, इंटरनल वॉल है, ओके, स्पीयर की, और एक्सटर्नल वॉल है। ओके, यस, और जो ये डबल वॉल्ड हॉलो मेटल स्पीयर है, तो ये जो दोनों वॉल्स है, हम लोग बोलते हैं कि उसके बीच में का जो स्पेस है वो इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएटेड यानी क्या, वहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है, ओके, वैक्यूम है पूरा। और उसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग बोले कि अगर कोई हीट एंटर हो रही है तो वो हीट का लॉस नहीं हो बाय द मीन्स ऑफ, यू कैन से, कंडक्शन और कन्वेक्शन, ठीक है। यस, एनीवे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि जो इसका इंटरनल सरफेस है, ठीक है, जो पूरा जो इंटरनल सरफेस है, हम लोग बोलते हैं इट इज कोटेड विद व्हाट, अ मटेरियल विच इज कॉल्ड एज व्हाट, लैम्प ब्लैक, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा एपर्चर है। ओके, एपर्चर यानी क्या, होल। हम लोग बोलेंगे वो जो होल रहेगा उसमें से इंसिडेंट रेडिएशन क्या होगी, पास होगी। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, अब जब वो इंसिडेंट रेडिएशन पास होगी तो वो एक कोनिकल प्रोजेक्शन पे क्या होगी, इंसिडेंट होगी। कोनिकल प्रोजेक्शन पे इंसिडेंट होने के बाद हम लोग बोलेंगे कि बेसिकली उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम लोग बोलेंगे इनसाइड द स्फीयर उसका मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। ये आपको आ रहा है समझ में? यानी एन नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा, वो जो रेडिएशन है, रेडिएशन यानी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, उसका हर बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन होते जाता है, ठीक है।
और हम लोग बोलते हैं जब उसका एक बार रिफ्लेक्शन होता है, ओके, या एक बार जब वो इंसिडेंट होती है, ओके, ऑन दिस सर्फेस, तो 98% ऑफ एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ओके। तो हर बार जब वो इंसिडेंट होती है ऑन दिस सर्फेस विच इज कोटेड बाय व्हाट, डैम ब्लैक, तो उसका 98% एनर्जी क्या हो जाता है, ओके, एब्जॉर्ब हो जाता है। और हम लोग बोलते हैं आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, ओके, वी से कि जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ओके। हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकली एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाल लिया है। सॉल्यूशन किसके लिए निकाला है, फॉर, ओके, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये जो स्पेस है, ओके, या ये जो होल है, ओके, ये स्पेस नहीं बोलना चाहिए, ये जो एरिया ऑफ एपर्चर है, ओके, वही हम लोग उसको ही क्या कंसिडर करते हैं, एज द एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी, ओके। आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, द इफेक्टिव एरिया ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एपर्चर। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं एक और टर्म डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एट अ गिवन टेम्परेचर को मैं बोल देता हूँ कैपिटल टी, ओके। द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके, बाय एनी बॉडी। अभी हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल डिफाइन कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग बोलते हैं क्यू अपॉन ए, ओके, या क्यू अपॉन ए इंटू टी, ओके, इट इज वॉट बेसिकली, सो वी से वी कॉल इट एज एमिसिव पावर। ठीक है, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वॉट, एमिसिव पावर। ठीक है, अब ये हम लोग बोलेंगे दिस इज फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। अगर मैं ब्लैक बॉडी की बात करता हूँ, तो ब्लैक बॉडी के केस में हम लोग बोलेंगे ई बी विल बी इक्वल टू वॉट, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू बी अपॉन ए इंटू टी। ये क्लियर है? हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी ब्लैक बॉडी रेडिएट करती है, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, एन ऑर्डिनरी बॉडी, गिवन दैट कि जो दोनों बॉडीज है वो क्या है, आइडेंटिकल्स है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी जब मैं ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी को, ओके, कंपेयर कर रहा हूँ, तो दोनों के दोनों जो बॉडीज रहेंगे आइडेंटिकल रहेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट, शेप एंड साइज, ओके। यस, तो हम लोग बोलते हैं ऐसे केस में जो ब्लैक बॉडी एनर्जी एमिट करती है उसका वैल्यू क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, hence we say EB is also greater than what, E, ओके। यहाँ पे कैपिटल बी यूज किया है, आप स्मॉल बी भी यूज कर सकते हैं। EB is greater than what, E, ठीक है, ये क्लियर है। और हम लोग बोलते हैं एक और बात है कि इन केस अगर मैं एक टर्म डिफाइन करूं, ओके, इन जनरली हम लोग उसको एमिसिविटी बोलते हैं। तो एमिसिविटी ऑफ अ गिवन बॉडी इज डिफाइंड एज एनर्जी एमिटेड बाय अ बॉडी अपॉन एनर्जी एमिटेड बाय एन आइडेंटिकल ब्लैक बॉडी ऑफ सेम साइज एंड सेम शेप। ठीक है, ई अपॉन ई बी। ये क्लियर है आप लोगों को? और जैसे हम लोग बोलते हैं ई बी का वैल्यू इज ग्रेटर देन ई, तो वी से ई विच इज इक्वल टू ई अपॉन ई बी इज ऑलवेज लेस देन वन, ओके। फॉर ब्लैक बॉडी अगर ऐसा हो गया कि हम लोग बोल रहे हैं कि इमेजिन करो कि जो बॉडी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ओके, वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी निकली, बाई चांस अगर निकली, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं जो ई रहता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू ई बी। यानी एमिसिव पावर, ओके, ई ऑफ दैट बॉडी इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ऐसे केस में जो स्मॉल ई का वैल्यू है वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स वन। ये क्लियर है? तो हम लोग बोलते हैं ये जो स्मॉल ई है इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एमिसिविटी, ओके। ये क्लियर है? और एक आध क्वेश्चन में इसको कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी बोला हुआ है, ओके। जैसे यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ए क्या है, ए इज एब्जॉर्प्टिविटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये क्लियर है? एनीवे, तो मुझे बस ये एमिसिव पावर डिस्कस करना था। क्यों? तो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके, उसमें हमको वो लगने वाला है, जैसे स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि आप कौन सी तो भी एक लाइन को क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, लेट अस से मैं ये वाली लाइन को देखता हूँ, ये जो नीचे वाली लाइन है, ओके। यस, हम लोग बोलते हैं ये जो लाइन है, ये लाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोगों ने क्या की है, कंसिडर की हुई। यानी हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर प्लॉटिंग, ओके, ई लैम्बडा। ई लैम्बडा यानी क्या है, तो हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर फॉर गिवन वेवलेंथ वर्सेस व्हाट, वेवलेंथ। वाई वर्सेस एक्स बोलते हैं, तो यहाँ पे ई लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, ये किसके लिए करने वाले हैं, तो एक ब्लैक बॉडी। अब आप लोगों ने ध्यान से सुनना है, एक ब्लैक बॉडी को हम लोगों ने क्या किया, इमेजिन करो 1000 केल्विन पे हम लोगों ने उसको हीट किया। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, ओके,
कि उसमें से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, ठीक है, वो रेडिएशंस की वेवलेंथ और इंटेंसिटी क्या करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं। तो हम लोगों को पता चलता है जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ते जाता है तो वो पर्टिकुलर रेडिएशन का इंटेंसिटी भी बढ़ते जाता है। ओके, अब वो जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई लैम्बडा। लेकिन वो बेसिकली ई लैम्बडा जो है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे, ओके, एट हायर टेम्परेचर तो टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, इट इज द सेम कंसेप्ट ऑफ व्हाट, एमिसिव पावर। ओके, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये क्लियर है। एनीवे, ग्राफ पे वापस जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ते जाता है, ओके, हम लोग बोलते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ एमिशन है, ओके, या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है, इंटेंसिटी ऑफ एमिशन बोलने से अच्छा मैं ऐसा बोलूंगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो है वो इंक्रीज होने लगती है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम लोग बोलते हैं वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी जैसे जैसे लैम्बडा और बढ़ता है, ओके, तो एक पॉइंट के बाद वो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। ये आपको आ रहा है समझ में? ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमको पता चलता है कि जैसे 1000 केल्विन से अगर मैं 1250 केल्विन पे गया तो मुझे ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम एमिसिव पावर है या जो इंटेंसिटी ऑफ एमिशन है, ओके, या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, वो हमें कम वेवलेंथ पे मिलती है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है, दिस वन, ओके, अगर मैं ये वेवलेंथ प्लॉट करूंगा तो वो मुझे ये पॉइंट पे मिलेगी। लेकिन इसकी जो वेवलेंथ रहेगी वो मुझे और थोड़ा पहले मिलेगी, यानी यहाँ पे वेवलेंथ का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो व्हाट वी सी इज, ओके, from the experimental curves, it is observed that the intensity of radiation emitted increases with the increase in wavelength. For a particular wavelength, okay, okay, lambda max, the intensity of radiation is what, maximum. ये clear है? And then it decreases with further increase in wavelength. यानी वो lambda max जो है वो threshold है, इसके आगे अगर आपने increase किया तो again हम लोग क्या बोलते हैं कि जो intensity of emission है या intensity of radiation है वो कम होने लगता है. Now area under the curve E lambda versus lambda represents total energy emitted per second per unit area. यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज काइंड ऑफ व्हाट, एमिसिव पावर। ये आपको आ रहा है समझ में? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड, ओके, हम लोग बोलेंगे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंटिन्यूज टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ओके, यस, द पीक ऑफ ई लैम्बडा वर्सेस लैम्बडा कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। इट मींस एट टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आप ये ग्राफ को ठीक से देखोगे तो पहला वाला कर्व इस तरह से, ओके, तो ये पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, ओके, यू आर गेटिंग व्हाट, ओके, लैम्बडा मैक्स। ओके, लैम्बडा मैक्स यानी क्या है, थ्रेशोल्ड, जहाँ पे एमिसिव पावर क्या है, मैक्सिमम। ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो ये जो लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है कम हो जाती है। आप देख रहे हो जो शिफ्ट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये आपको आ रहा है समझ में? मैं आप लोगों के लेफ्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी वो शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं वो कम होते जा रहा है। ये क्लियर है? ओके, और टेम्परेचर बना है और टेम्परेचर अगर बढ़ाया, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे 1450 के लिए अगर आप देखोगे तो जो लैम्बडा मैक्स है वो क्या हो गया है, और शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और 1650 के लिए लैम्बडा मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, और क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पे हमें एक कर्व मिलता है पर्टिकुलर, एक डॉटेड लाइन दिखती है, ओके, जहाँ पे मैंने सब लैम्बडा मैक्स के पॉइंट क्या किए, कनेक्ट किए। तो मुझे ये जो शिफ्ट मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, वो शिफ्ट मुझे टूवर्ड्स लेफ्ट मिलता है। मैं आप लोगों के लेफ्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। ये क्लियर है क्या? ओके, तो दिस शिफ्ट, ओके, it is called as, we see, as already stated, the wavelength lambda max at which the intensity of radiation is maximum, okay, decreases if the temperature is increased. Okay, yes, तो ये जो शिफ्ट है ये हम लोग किससे लेते हैं, दिस इज गिवन बाय व्हाट, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। और हम लोग बोलते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, तो लैम्बडा मैक्स, ओके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच द बॉडी इज मेंटेन। ओके, और हम लोग बोलेंगे अगर इसको हम लोगों ने प्रॉपर रिलेशन में डाला तो लैम्बडा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटू 1/t। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, वेन्स कांस्टेंट। और वैल्यू ऑफ बी जो है इट इज व्हाट, 2.898 इंटू 10⁻³ ओके, मीटर केल्विन। ये क्लियर है? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट, इसके वैल्यूज आप लोगों ने ध्यान में रखना है सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ देख लेते हैं। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ फॉर विच द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, यस, आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ, जैसे जैसे आप
ओके अगर मैं सिर्फ सिंगल लाइन को स्टडी करूँ तो मुझे यह पता चलता है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ एमिसिव पावर बोलने से अच्छा मैं ऐसे बोलूंगा विद इंक्रीज इन वेवलेंथ इनिशियली अभी ऐसे बोलूंगा द इंटेंसिटी ऑफ ओके रेडिएशन इंक्रीजेस। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग बोलेंगे अगर मैंने उसके आगे लैम्बडा मैक्स बढ़ाया तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कम होने लगती है। दैट पॉइंट इज व्हाट, तो हम लोग बोलते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओके, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम है और वहां पे वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज लैम्बडा मैक्स। ठीक है, लेकिन ये जो लैम्बडा मैक्स है, तो अगर मैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज करता हूँ तो मुझे ये पता चलता है ओके कि अभी जो एमिसिव पावर है ओके उसके लिए जो लैम्बडा मैक्स रहेगा उसका वैल्यू क्या हो गया रहेगा, कम हो गया रहेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि लैम्बडा मैक्स जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, और जब मैं ये सब लैम्बडा मैक्स के पॉइंट्स कनेक्ट करता हूँ तो मुझे जो कर्व मिलता है ओके वो मुझे एक डिस्प्लेसमेंट बताता है। और वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे बताता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वेवलेंथ का वो टूवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है, यानी उसका वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, या उसको हम लोग समझाने के लिए वी हैव व्हाट स्टेटेड वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, so we say lambda max is inversely proportional to okay T, capital T, absolute temperature, hence lambda max is equal to B into 1 by T। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, now this law is also called as displacement law because as temperature increases the maximum intensity of radiation emitted by it gets shifted or displaced towards the shorter wavelength side। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया ही था। Okay, emissive power of a body at a given temperature is defined as quantity of radiant energy emitted per unit time per unit surface area by the body। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ ही है। ओके, तो ये आप लोगों को पता ही है। तो इसमें फिर हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं एमिसिव पावर की डायमेंशंस की बात करूं तो फॉर्मूला तो वही है, E इज इक्वल टू वॉट, Q अपॉन A इंटू टी, वेयर Q इज वॉट अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी एमिटेड, A इज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी जहाँ से रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, और स्मॉल टी क्या है, तो टाइम फॉर विच द बॉडी रेडिएट्स एनर्जी। ये क्लियर है। और अच्छा, इसका जो यूनिट देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्यू का यूनिट क्या है। क्यू का जो यूनिट है, हम लोग हीट किस में मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, जूल में। तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वैट। बराबर है। ओके, तो वो पावर का यूनिट हो जाता है। तो क्यू अपॉन टी का यूनिट वैट बोलेंगे और एरिया का यूनिट क्या बोलेंगे हम लोग, मीटर स्क्वायर। तो एमिसिव पावर का ऐसा यूनिट क्या है, यू कैन से आइदर इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड और इट इज वैट पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो डायमेंशन है तो वो रहेगा m1L0T-3। ये तो डायमेंशन एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो डायमेंशन ऑफ एमिसिव पावर ओके हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है वो, हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी डायमेंशन ऑफ E विल बी डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ A इंटू डायमेंशन ऑफ T। डायमेंशन ऑफ Q यानी Q यानी क्या, एनर्जी है, तो उसका डायमेंशन क्या रहने वाला है, इट विल बी L2 m1T-2, यानी जो वर्क का डायमेंशन रहता है वही रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया का जो डायमेंशन है तो वो क्या रहने वाला है, इट विल बी L2। ठीक है, और जो टाइम का डायमेंशन है तो मैं इसके साथ ही कंबाइन कर लेता हूँ, तो वो होने वाला है इट इज गोइंग टू बी T1। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे L2 और L2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, T1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ओके T-1, यानी यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आपका जो डायमेंशन ऑफ E आएगा दैट विल कम एज ओके, L2 तो कैंसिल हो गया तो L0। ओके, M1 वैसे ही रहेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी T-3। ये क्लियर है आप लोगों को? तो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ओके, M1L0T-3 और हम लोगों का जो आ रहा है सेम ही है। ओके, L0 M1 T-3। ओके, यस, एनीवे, तो इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है the emissive power of body depends on okay some more factors, which is temperature of the body, nature of the body, surface area of the body and the nature of the surroundings। okay, अब नेचर ऑफ द सराउंडिंग्स यानी क्या, तो उसमें हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स भी आता है। okay? लेकिन वो आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट, एनी अदर बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। ओके, हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर ब्लैक बॉडी के लिए मैक्सिमम रहती है। द एमिसिव पावर ऑफ सम सर्फेसेस आर, लैम्प ब्लैक के लिए ऑलमोस्ट 98% है, एल्यूमिनियम पेंट के लिए इट इज 33%। ओके, प्लैटिनम के लिए 11%, कॉपर के लिए 5% एंड सिल्वर के लिए कितना है, इट इज 3%। ओके, ओके, तो अभी जो अगला कंसेप्ट है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, या जिसको हम लोग एमिसिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इज डिफाइंड एज व्हाट, तो इट इज
emissive power of ordinary body at a given temperature to the emissive power of an identical black body at the same temperature. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा था कि फॉर ब्लैक बॉडी E विल बी इक्वल टू वॉट EB, यानी अगर वो ऑर्डिनरी बॉडी ओके उसके अंदर परफेक्टली ब्लैक बॉडी के प्रॉपर्टीज हैं तो हम लोग बोलेंगे दैट इज ऑल्सो वॉट इट इज अ ब्लैक बॉडी, तो E विल बी इक्वल टू वॉट EB। तो ऐसे केस में स्मॉल e क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 1। ठीक है, तो वही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी स्मॉल e का जो वैल्यू है वो कितना है 1, फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर E का जो वैल्यू है वो कितना है, इट इज 0, एंड फॉर ऑर्डिनरी बॉडीज E का जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी बॉडीज के लिए E का वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स ओके, देखिए परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स जो है ना ओके वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, तो जो एनर्जी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं करता है ना वो एनर्जी एमिट भी नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस, तो फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर हम लोग बोलते हैं जो उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है ए का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 0, और हम लोग बोलते हैं उसका जो ई का भी जो वैल्यू है वो भी क्या रहता है 0। यानी हम लोग बोलते हैं कि आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है उसकी एमिसिव पावर कितनी होती है, तो उसकी जो एमिसिव पावर रहती है वो 0 रहती है, तो E अपॉन EB भी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम वॉट 0। और ये हमेशा ध्यान में रखो, अ गुड एब्जॉर्बर ओके इज ऑलवेज अ गुड एमिटर ऑफ हीट ओके, यस, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर इज नॉट अ गुड एब्जॉर्बर ओके, हेंस इट इज ऑल्सो नॉट अ गुड एमिटर, हेंस हम लोग बोलते हैं उसका स्मॉल e का वैल्यू क्या है 0। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क करके रखना है, गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर ऑफ हीट। सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोगों ने ओके एमिसिव पावर और एमिसिविटी का कंसेप्ट देखा, एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर ओके। एब्जॉर्प्टिव पावर यानी क्या है, तो एमिसिव पावर जैसा रहता है, एमिसिव पावर क्या रहता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहाँ पे रहेगा द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, अ बॉडी विच एब्सॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स वुड बी कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये क्लियर है? ओके, तो जो अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन एंड थ्योरेटिकल प्रूफ। बेसिकली किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या बोलता है ओके, फॉर अ गिवन टेम्परेचर ओके द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ओके फॉर अ पर्टिकुलर बॉडी, वो बॉडी क्या हो सकती है, ऑर्डिनरी भी हो सकती है ओके या फिर ब्लैक बॉडी भी हो सकती है ओके। तो ध्यान से सुनना है, एट अ गिवन टेम्परेचर या फॉर अ गिवन टेम्परेचर ओके कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ओके इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ओके फॉर अ गिवन बॉडी। ठीक है, यानी ए का वैल्यू क्या है, इट इज इक्वल टू ई। अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ए का वैल्यू इज इक्वल टू ई, तो ई को क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, ई को डिफाइन करते हैं कैपिटल ई अपॉन कैपिटल ई बी। इसका मतलब क्या, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ आइडेंटिकल ब्लैक बॉडी। ये क्लियर है? तो अगर हम लोग बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू ई ओके, तो हम लोग को इनडायरेक्टली क्या प्रूव करना है, मैं अगर ई का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मुझे ये प्रूव करना है कि A इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट कैपिटल E अपॉन ई बी, और वी हैव टू प्रूव E अपॉन A इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया हुआ है, आइसोलेटेड अरेंजमेंट है, उसमें दो बॉडीज को क्या किए हुए हैं, या ऐसे बोल सकते हैं दो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स को हम लोगों ने सस्पेंड किया हुआ है, एक ऑर्डिनरी है और जो दूसरा है वो क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट विल बी अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ओके। ये क्लियर है? अच्छा, इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि थ्रू अ पर्टिकुलर हीट कॉइल, या फिर हम लोग बोलेंगे एक पर्टिकुलर हम लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ है जिसके थ्रू एनर्जी क्या हो रही है, दोनों के ऊपर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है ओके। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो एरोज इनवर्ड आ रहे हैं ओके दोनों के लिए, वो क्या है, एनर्जी विच इज इंसिडेंट, या फिर जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो रही है, और जो एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं वो क्या है, तो जो एनर्जी एमिट हो रही है ओके, दोनों के केसेस में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं ओके। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जो ऑर्डिनरी बॉडी है ओके, तो उसका जो एमिसिविटी उसको स्मॉल ई बोल देते हैं, और जो उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको ए बोल देते हैं। ठीक है, और जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है उसका एमिसिव पावर क्या है, कैपिटल ई बी, और जो हमारा ऑर्डिनरी बॉडी है उसका एमिसिव पावर क्या है, ई। ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऑर्डिनरी बॉडी ओ एंड परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी विल अटेन सेम टेम्परेचर बाय थर्मल एक्सचेंज, दिस इज बाय zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओके। इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो ये पूरा हम लोगों ने जो सिस्टम रखा हुआ है ओके, वो सिस्टम के अंदर जो दोनों स्पीयर सस्पेंडेड है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा कि दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा ओके, दोनों के बीच में। एंड इनफैक्ट हम लोग बोलेंगे जो आजू बाजू का एटमॉस्फेयर है ओके,
या आजू बाजू का हम लोग बोलेंगे कि जो स्पेस अवेलेबल है तो उसका भी जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, ओके, सेम रहेगा। ओके, तो ये हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बता सकते हैं कि बेसिकली अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, ओके, यस, तो हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम का एक और हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं कि अगर दो बॉडी के बीच में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो उनके बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। और अगर कोई बॉडी और सराउंडिंग के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं जितना हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही हीट क्या कर रहा है, वो एमिट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सपोज Q is the radiant energy incident per unit time per unit area of each body. Okay, yes, अभी आपको ध्यान में रखना है, सपोज Q is radiant energy incident per unit time per unit area of each body। तो अभी आप बोलोगे सर ऐसा टर्म हम लोगों ने देखा हुआ है, एमिसिव पावर। ठीक है, तो ये स्क्रीन को थोड़ा सा क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। तो हम लोग बोल रहे हैं कि एमिसिव पावर क्या डिफाइन किया था हम लोगों ने, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, वहां पे हम लोगों ने इसको क्यू बोला था। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके, इसको मैं स्मॉल क्यू बोल देता हूँ, यानी ये जो कैपिटल क्यू यूज कर रहा हूँ ना उसकी जगह पे मैं स्मॉल क्यू यूज करता हूँ। तो इट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करो, अभी फिलहाल के लिए आप भूल जाओ, यानी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ मैं, E इज इक्वल टू वॉट, स्मॉल क्यू अपॉन ए इंटू टी, यानी ये क्या है, बेसिकली एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ओके, उन्होंने एक अलग सिंबल यूज करना चाहिए था बट उन्होंने कैपिटल क्यू यूज किया है, इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे इसको स्मॉल क्यू कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, कैपिटल क्यू इज वॉट, तो इट इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये क्या था, दिस वॉज एनर्जी एमिटेड। ओके, यानी ये एमिसिव पावर था, दिस वॉज एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एंड दिस इज एनर्जी विच इज इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इसको आप क्यू आई भी बोल सकते हो, यानी टोटल एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इन दिस केस विल से द टोटल रेडिएंट एनर्जी incident per unit time on the perfectly black body will be what, it will be A into Q। ओके, तो इसमें एकदम सिंपल बात है कि अगर मैं ब्लैक बॉडी की बात करता हूं तो ब्लैक बॉडी पे अगर मैं ऐसा निकालता हूं, जो इंसिडेंट एनर्जी है पर यूनिट टाइम वो क्या रहेगा, सो इट विल बी कैपिटल Q इंटू ए। ये भी मैं ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑर्डिनरी बॉडी भी जो है उसका भी एरिया सेम है, तो उसके ऊपर भी इतना ही एनर्जी क्या रहेगा, इंसिडेंट रहेगा। तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। और हम लोग बोल रहे हैं ये जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, यानी जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो ओवरऑल जो पूरा सिस्टम का टेम्परेचर है वो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज ऑकरिंग एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी। ओके, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी पे हम लोगों ने अभी क्या निकाला है, तो वी आर बेसिकली, ओके, जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने फाइंड किया दैट इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ओके, विच इज इक्वल टू वॉट, क्यू इंटू ए। अब ये किसके लिए है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम है, ओके, ये कौन से केस के लिए, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। ओके, तो ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी हम लोग कर रहे हैं दिस इज फॉर वॉट, फॉर ब्लैक बॉडी। तो सेम टेम्परेचर पे मैं ऐसा बोलूंगा, जो ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर रहेगी, तो एमिसिव पावर क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, इट इज बेसिकली एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब जो ब्लैक बॉडी एनर्जी एमिट करने वाली है, लेट अस से उसको मैं बोल देता हूँ इट इज गोइंग टू बी क्यू बी। देखो कैपिटल क्यू अभी हम लोग यूज नहीं करने वाले क्योंकि कैपिटल क्यू हम लोग यहाँ पे इस तरह से यूज कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल क्यू को मैंने स्मॉल क्यू से रिप्लेस किया है। तो जो ब्लैक बॉडी एनर्जी एमिट करेगी उसको मैं क्यू बी बोलूंगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ, क्यू बी अपॉन टी, ओके, विल बी इक्वल टू वॉट, इट विल बी ई बी इंटू ए। ठीक है, और हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी, ओके, उसका थर्मल इक्विलिब्रियम है विद द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर और वो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या है, मेंटेन्ड है। तो इसका मतलब क्या कि बॉडी जितना हीट एब्जॉर्ब कर रही है, ओके, पर यूनिट टाइम, उतना ही हीट क्या कर रही है, वो एमिट भी कर रही है। ये आपको आ रहा है समझ में, वापस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर एक पर्टिकुलर बॉडी और उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, ओके, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, सराउंडिंग और बॉडी के बीच में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जितना एनर्जी बॉडी एमिट कर रही है पर यूनिट टाइम, ओके, उतना ही एनर्जी क्या कर रही है, वो एब्जॉर्ब भी कर रही है। ओके, यस, और हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है उसके लिए जितना इंसिडेंट एनर्जी रहता है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है,
ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं इक्वेशन 1 से मैं ऐसा बोलूंगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम, ये ब्लैक बॉडी के लिए हम लोग बना रहे हैं, इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी एमिटेड, ओके, पर यूनिट टाइम। तो फॉर ब्लैक बॉडी हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम। अब वो क्या रहने वाला है, सो इट इज गोइंग टू बी एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम क्यू आई अपॉन टी, ओके, इनटू द एब्जॉर्प्टिविटी। तो उसको मैं बोल देता हूँ ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है उसको मैं ए बी बोल देता हूँ, इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। उसका तो इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम इज व्हाट, इट इज ई बी इंटू ए, ठीक है, या आप क्यू बी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्यू आई अपॉन टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू इंटू ए, ओके, यानी दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, तो क्यू आई अपॉन टी का आर एच एस हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्यू इंटू ए इंटू जो हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक बॉडी का जो एब्जॉर्प्टिविटी रहता है वो कितना रहता है, 1, यानी जितना एनर्जी उसके ऊपर इंसिडेंट होता है उतना 100% क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ए बी का वैल्यू क्या है, इट इज 1, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, ई बी इंटू ए। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ए कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा ई बी इज इक्वल टू व्हाट, क्यू। यस, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी निकालेंगे। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी हम लोग बोलेंगे जो एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, अभी ये पूरा इक्वेशन नहीं लिखने वाला हूँ, डायरेक्टली मैं ओके जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो लिख देते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम। तो वो क्या रहने वाला है, तो इट इज गोइंग टू बी क्यू आई अपॉन टी, ओके, इनटू व्हाट, एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू आई अपॉन टी के जगह पे मैं उसका आर एच एस लिख देता हूँ, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम इंटू एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, तो उसको मैंने ए बोल दिया, इक्वल टू एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो अगर आपको ये ऊपर का इक्वेशन दिख रहा है, ये एमिसिव पावर है फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। तो अगर मेरे को एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम निकालना है तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ये इक्वेशन को रीअरेंज करके मुझे मिलेगा Q अपॉन टी विल बी इक्वल टू व्हाट, E इंटू ए, ओके। तो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम फॉर ऑर्डिनरी बॉडी Q अपॉन टी वो क्या हो जाएगा, इट विल बी E इंटू ए। अब यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे ए और ए कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल रहा है, Q इंटू ए इज इक्वल टू वॉट, ई मिल रहा है, बराबर है, ठीक है, यस। लेकिन आपको यहाँ पे इक्वेशन 3 में क्या मिल रहा है, ई बी का वैल्यू इज वॉट, इट इज इक्वल टू क्यू। तो मैं यहाँ पे क्यू के जगह पे ई बी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ई बी इंटू ए इज इक्वल टू वॉट, ई, यानी ए विल बी इक्वल टू वॉट, ई अपॉन ई बी। बट वी ऑल नो दैट ई अपॉन ई बी इज वॉट, so it is emissivity for ordinary body। तो इससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू वॉट। तो ये हो गया आपका थियोरेटिकल प्रूफ, आपके टेक्स्ट बुक में भी इसी तरह से दिया हुआ है, ओके। तो आप टेक्स्ट बुक में से आप गो थ्रू कर सकते हो, या यहाँ पे जो हम लोगों ने वर्किंग किया है वो भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसको मैंने क्या किया है, थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करके आपको बताया है, ठीक है, यस। तो इसके बाद जो हमारा अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ओके। तो व्हाट एग्जैक्टली इज स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, हम लोग बोलते हैं द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted per unit time per unit surface area of perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली ऐसे बता देता हूँ कि अभी ये देखिए यहाँ पे उन्होंने कैपिटल क्यू काय के लिए यूज किया है, तो इट इज एनर्जी एमिटेड बाय द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी यहाँ पे जो क्यू है उसका यूनिट क्या रहने वाला है, जूल रहने वाला है। लेकिन पिछले डेरिवेशन में क्यू का जो यूनिट था तो वो क्या था, दैट वाज जूल पर सेकेंड। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कैपिटल क्यू के जगह पे ओके मैंने वहां पे क्या यूज किया था, स्मॉल क्यू। अभी आपको आ रहा है समझ में, लेकिन एनीवे अब टेक्स्ट बुक के ही नोटेशन के हिसाब से जाएंगे। तो अभी यहाँ पे फिलहाल हम लोग कैपिटल क्यू यूज कर रहे हैं। व्हाट इज कैपिटल क्यू, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। दिस इज नॉट पर यूनिट टाइम, ये ध्यान में रखना है आपने, ओके। कैपिटल क्यू क्या है, तो इट इज सिंपली एनर्जी एमिटेड, ओके, इन द टर्म्स ऑफ रेडिएशन यू कैन से, ओके। ए क्या है, तो एरिया ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी, स्मॉल टी इज व्हाट, टाइम फॉर विच the black body emits radiant energy, and capital T is the absolute temperature of perfectly black body। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं Q अपॉन
A into small t is directly proportional to what? Capital T raised to 4, or you can say emissive power of black body is proportional to T raised to 4. इसको अगर हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला तो जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा. ओके, एंड सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट. ये वैल्यू दी है वो आप लोगों ने देख लेना है. ओके, इट इज व्हाट 5.67 into 10 raised to -8 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन रेज टू 4. ठीक है, अगर आप यहाँ पे ओके बेसिकली सिग्मा को अगर रीअरेंज करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? इट विल बी ईबी अपॉन टी रेज टू 4. तो एमिसिव पावर का जो यूनिट है वो हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और टी रेज टू 4 से डिवाइड हो रहा है इसलिए डिनोमिनेटर में केल्विन रेज टू 4 भी आ जाता है. ठीक है, यस. उसके बाद डायमेंशन ऑफ सिग्मा भी जो है वो देख लेना है, या आप डिराइव कर सकते हो. ठीक है, यस. अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों ने ग्रुप पे पूछना है. ठीक है, हम लोग बोलते हैं स्टीफन्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑल्सो टू ऑर्डिनरी बॉडी. लेकिन अगर ऑर्डिनरी बॉडी को अप्लाई करना है तो हम लोग बोलते हैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आता है. ओके, जो हम लोग बोलते हैं, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ. तो हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डिनरी बॉडी के लिए जो एमिसिविटी होता है वो क्या होता है? इट इज कैपिटल ई अपॉन ई बी. तो कैपिटल ई को क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज गोइंग टू बी ई इंटू वॉट? ई बी. तो आप यहाँ पे ई बी को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? ओके, यू विल सब्स्टिट्यूट ई बी एज वॉट? सिग्मा टी रेज टू 4. ओके, यस. और ई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए भी जो उसका एमिसिव पावर रहता है इट इज प्रोपोर्शनल टू वॉट? टी रेज टू 4. ठीक है, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं. तो वही दिया हुआ है उन्होंने, कैपिटल ई इज इक्वल टू वॉट? एमिसिविटी स्मॉल ई इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू 4. ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? इफ perfectly black body having absolute temperature T is placed in surrounding which are at lower absolute temperature T naught. Okay, ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे the energy radiated per unit time will be sigma T raised to 4. लेकिन simultaneously हम लोग क्या बोलेंगे कि जो black body है वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब भी करेगा. और वो एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा? तो इट विल डिपेंड ऑन वॉट? द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. इसलिए हम लोग बोलते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या रहेगा? इट विल बी सिग्मा टी नॉट रेज टू 4. ओके, जितना एमिट करेगा वो खुद के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन जितना एब्जॉर्ब करेगा वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहता है. तो जो नेट एनर्जी हम लोग बोलेंगे वो एमिट करेगा, या जो नेट लॉस ऑफ एनर्जी रहने वाला है दैट विल बी वॉट? तो इट विल बी सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस सिग्मा टी नॉट रेज टू 4. ओके, इसमें से सिग्मा कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिलेगा? टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4. और अगर हम लोग ऑर्डिनरी बॉडी की बात करते हैं तो अगेन वहां पे क्या आ जाएगा? स्मॉल ई का फैक्टर आ जाएगा. ये क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया. ठीक है, अब ये टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है वो देख लेते हैं, दैट इज व्हाट? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट by a body is directly proportional to what? Excess temperature of body over the surrounding. Given that the excess temperature या जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए. ओके, ये लास्ट का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, प्रोवाइडेड द एक्सेस इज व्हाट? स्मॉल. ये क्लियर है? ओके, लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड थीटा नॉट बी द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. तो हम लोग बोलते हैं द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट dq upon dt ओके विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? थीटा माइनस थीटा नॉट. ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ये dq upon dt and a rate of loss of heat is directly proportional to what? The excess temperature over surrounding. और ये excess temperature का जो रेंज है तो हम लोग बोलते हैं वो 70-80 डिग्री सेल्सियस के इसमें होना चाहिए. ओके, नाउ वी से dq upon dt will be equal to what? So k times theta minus theta naught. Okay, let us say this is your equation 1. अब हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कोई बॉडी को हीट ओके सप्लाई करते हो, ओके, तो हम लोग बोलते हैं इफ S इज द स्पेसिफिक हीट एंड M इज द मास ऑफ द बॉडी, सो वी से जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसके वजह से क्या होगा? ओके, टेम्परेचर राइज होगा. तो जो टेम्परेचर राइज रहेगा उसको मैं डेल्टा थीटा बोलता हूँ. तो वी से अगर इसको चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, द राइज इन टेम्परेचर ओके डिपेंड्स ऑन व्हाट? कितना आप हीट सप्लाई कर रहे हो. ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा क्यू जो है ओके यस, या आप ऐसा भी बोल सकते हो आपको जितना टेम्परेचर राइज चाहिए आप उतना क्या करते हो? डेल्टा क्यू सप्लाई करते हो. तो डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डेल्टा थीटा. ओके, तो बेसिकली ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला तो यहाँ पे क्या आ जाता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द सब्सटेंस आ जाता है, और साथ में क्या आता है? तो स्पेसिफिक हीट आता है. तो आप उसको आपके टेक्स्ट बुक में स्पेसिफिक हीट जो है यहाँ पे उन लोगों ने एस लिया हुआ है इसलिए मैं एस ले रहा हूँ, या तो हम लोग उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं. ओके, तो एम इंटू एस इंटू वॉट? डेल्टा थीटा.
ओके यस, सो कैन आई से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी अभी यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो टाइम है, ओके तो अभी ये मैं क्या बोल रहा था, हीट सप्लाइड, ओके हीट सप्लाइड विल बी एक्चुअली व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा। तो अगर मैं बोलता हूँ रेट एट विच हीट इज सप्लाइड, तो उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू व्हाट, एम इंटू एस ब्रैकेट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर डेल्टा क्यू का वैल्यू स्मॉल है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डी क्यू which is supplied for small time interval, okay, dt dq upon dt can be written as m into s d theta upon dt, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कम अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई कर रहे हो dq, तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो व्हाट वी से इज dq upon dt इज व्हाट, इट इज इक्वल टू m into s into d theta upon dt, यानी रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ओके। और नॉर्मली जब बॉडी हीट लूज कर रही है तो ये d theta upon dt क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर, ये क्लियर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dq अपॉन dt को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे m इंटू एस d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा नॉट। अब इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा d थीटा अपॉन dt विल बी इक्वल टू व्हाट, k अपॉन ms ब्रैकेट थीटा माइनस थीटा नॉट, ये क्लियर है। ये पूरा का पूरा टर्म जो है वी आर गोइंग टू से इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक और वर्जन मिल जाता है, डी थीटा अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, थीटा माइनस थीटा जीरो। तो हम लोग बोलेंगे द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर और यू कैन से द रेट ऑफ कूलिंग, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर सराउंडिंग। यही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी ओवर सराउंडिंग प्रोवाइडेड द एक्सेस इज स्मॉल, ओके। अब हम लोग बोलेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द एक्सेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओवर सराउंडिंग इज स्मॉल। दिस लॉ इज नॉट अ रेडिएशन लॉ सिंस एनर्जी इज मोस्टली लॉस्ट बाय कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, ये क्लियर है। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट है दैट इज व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। तो आपको ये तो बेसिकली पता है कि हम लोग बोलते हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं, ओके, जो हम लोग बोलते हैं कि जो भी सन से एनर्जी आ रही है, ओके, और अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस वो स्पेस में नहीं जाती है, तो ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस है वो ये एनर्जी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये जो हम लोग बोलते हैं गैसेस, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, ओके, मोस्टली ये जो एनर्जी रहता है वो रेडिएशन के फॉर्म में रहता है, या हम लोग उसको बोलते हैं हीट रेडिएशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग बोलते हैं देयर इज सम राइज इन टेम्परेचर, ओके। सो दिस राइज इन टेम्परेचर, ओके, इट लीड्स टू व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग, ओके, यस। और ये जो फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये क्लियर है। तो इसका एक बेसिक एग्जांपल ये है कि हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई कार बाहर खड़ी है, ओके, जैसे आफ्टरनून टाइम में वो धूप में खड़ी है, तो आप ये देखोगे जब आप वो कार में अंदर जाके बैठोगे तो आपको बहुत गर्म फील होगा। क्यों, तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी हम लोग बोलते हैं रेडिएशन कार के विंडो के थ्रू आ रही है, ओके, या ग्लास के थ्रू आ रही है, ओके, वो अंदर क्या होती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसका होता है, लेकिन वो बाहर एस्केप नहीं हो पाती है। तो जो अंदर की एयर है वो रेडिएशन क्या कर लेती है, तो जो रेडिएशन है वो अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो ओवरऑल कार का जो इनसाइड टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया रहेगा स्पेशली इन समर, ओके। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सेम फिनोमिना हम लोग बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी होता है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। ये आप लोग खुद से पढ़ लो, ज़्यादा करके इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस आप लोग ये रीड कर लो, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ओके, दैट विल बी मोस्टली वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ओके। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।